अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन आल्सो एंड यू हैव टू मेक मी कंफर्म। Tập học vô cùng mát đi tay nhé đi tam đề đi तेरा लेट मी नो इज़ इट विज़िबल टू यू? स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉइन कर रहे हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। बेसिकली ये है ना कि हमारा 45 टू 50 मिनट का सेशन होता है, तो मैं कहती हूँ कि 1 मिनट भी ज़ाया ना हो हम लोगों का। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह, तो जो बाद में जॉइन कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है? सो लेट्स से बिस्मिल्लाह। आज हमने बेसिकली करना है क्या, पहले मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता देती हूँ और टॉपिक्स बताने के बाद हम लोग प्रॉपर्ली आईडी में जाएँगे और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ-साथ जो भी कंटेंट होगा उसको कवर भी करेंगे। बट बिफोर दैट आप सब लोगों ने एक काम करना है। इफ यू आर सिटिंग एनीवेयर एल्स वेदर जस्ट अ मिनट प्लीज़। तो सबसे पहले ये है कि सेशन लेने से पहले अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर शोर ज़्यादा है, तो ट्राई करें, ट्राई टू यूज़ ईयरबड, हेडसेट्स और हैंड फ्री, ठीक है? ताकि आप लोगों का फोकस मेंटेन रहे। आप लोगों ने इस सेशन के लिए कोई कॉपी पेन यूज़ नहीं करना। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन इट प्रॉपर्ली, ट्राई टू पुट 110% योर अटेंशन। चीज़ों को अभी सिर्फ समझना है। नोट्स भी मैं दे दूँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएँगे और रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आप बेशक सुकून के साथ बैठकर अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लें। डन हो गया? इतना क्लियर है? तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें कवर करनी है आज अपने फर्स्ट सेशन में, हमने देखना है कि एक अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, तो उसका आउटपुट हम किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में हम यूज़र से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं। एक जो बेसिक टेम्पलेट हमें सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का मिलता है उसका मतलब क्या है, और वो जो टेम्पलेट आप लोगों को नॉर्मल जैसे ही आप लोग आईडी को ओपन करते हो तो जो आपको नज़र आ रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड द सी प्लस प्लस टेम्पलेट। तो वो आपको हर दफ़ा सेम लिखना होता है, उसका हल्का-फुल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दे दूँगी एंड दैट्स गुड टू गो। उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पर आइए सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं देनी, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हम आईडी ही में करेंगे। सिंपल अभी देख लें कि आज हमने कवर क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो हम देखेंगे आउटपुट किस तरीके से हम लोग कंसोल के ऊपर दिखा सकते हैं। इनपुट हम किस तरीके से यूज़र से ले सकते हैं, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का वो, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? वेरिएबल क्या होता है, उसका नाम किस तरीके से लिखते हैं, उसको डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन-कौन सा डेटा टाइप आ जाता है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली आपके पास जो वेरिएबल है ना, उसका जो नाम होता है और जो फंक्शन है उसका जो नाम है। तो कुल मिला के बाद ये जो नेम्स होते हैं ना, उन्हीं को हम आइडेंटिफायर कह रहे होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास एक बॉय है और उसका नेम अली है, तो जो उसका नेम है अली, बेसिकली वो उसका आइडेंटिफायर है। तो चाहे कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई फंक्शन हो, उनका जो भी नाम लिखा जाएगा वो उसका आइडेंटिफायर कहलाएगा। ठीक, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिंपल इतना जान लें कि आज हमने ये कवर करना है, और लास्टली हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा कितने टाइप्स का होता है। तो ओवरऑल कुल मिला के आज हमने इन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आ रही, आप लोग कमेंट में पूछ लें, सब कुछ क्लियर कर दूँगी, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे ना, वो हम लोग लास्ट पर क्लियर करेंगे। ठीक हो गया? अभी थोड़ा बहुत समझ आया है तो मुझे रिस्पॉन्स करें, उसके बाद हम लोग आईडी में जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं।
इज इट गुड टू गो नाउ? स्टार्ट करें हम लोग? ऑलराइट, ठीक, सही। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। पहले मैं उसका थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि वो नोट्स, तो ये वाला। आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स हैं सेशन 1 के, और आप लोगों को ये मिल जाएँगे रिकॉर्डेड सेशन के साथ ही। तो अगर कोई मेरी तरह आलसी है जिसको नोट्स बनाने नहीं आते या जिसको अच्छा नहीं लगता, तो वो ये नोट्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है? आप लोगों के लिए बनाया और आज ही, तो ये आप लोगों को मिल जाएँगे, ठीक है? और आप लोगों को एक अच्छी-सी टिप देने वाली हूँ। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो पीडीएफ होता है ना, वो क्रोम में जाके ओपन करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए एक प्रो टिप ये है कि आप लोग ट्राई किया करें कि इसको एज ब्राउज़र में ओपन किया करें। एज में आप लोगों के पास यहाँ पर आपको ये जो आइकन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, बिल्कुल कॉर्नर में क्रॉस के नीचे, ये है कोपायलट, बिल्ट इन कोपायलट इसमें मौजूद होता है। और सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो बेसिकली आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द टैब। अगर आप चाहते हो कि इस पार्टिकुलर टैब की पूरी समरी आपको मिल जाए बिना फाइल अपलोड किए हुए, तो आप शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हो ना, तो आपके पास @ आता है। यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी टैब है उसको सिलेक्ट करोगे तो ये मेंशन होगी। अब आप सिंपल इसको कह सकते हो कि इसको समराइज़ कर दो। लेट्स से मैं यहाँ पर कहती हूँ समराइज़ इन द सिंपल एंड ईज़ी वर्ड्स। तो होगा क्या कि आपको पूरी की पूरी ये समरी निकाल के दे देगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अभी ये तो हैंड रिटन नोट्स थे, तो इसीलिए इसने इसके समरी नहीं निकाली गई। लेकिन अगर आप वेबसाइट वगैरह को ओपन करते हो, जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर से आप को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेलेवेंट डेटा कंज़्यूम कर सकते हो और बहुत क्वालिटी डेटा होता है। जैसा कि यहाँ पर ये मैं इसीलिए आप लोगों को पहले बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे आप लोगों को ये वेबसाइट्स बतानी थी लेकिन टाइम नहीं था, तो इसीलिए स्किप हो गया। तो ये जो टैब्स हैं बेसिकली ये आपको पता नहीं सर ने बताया होगा या नहीं, W3 स्कूल एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी ये देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड थ्योरी प्लस उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो ये उसकी एक है पूरी की पूरी, समझें कि उन्होंने एक वेब पेज बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स मिल जाएँगे। अगर आपको सी प्लस प्लस लर्न करनी है, तब भी आपको यहाँ पे ये देखें, ये सी शार्प है और ये आपके पास सी प्लस प्लस है, साथ ये जो खड़ी है, ये सी प्लस प्लस है। तो सी प्लस प्लस के एंड टू एंड यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर्स मिल जाएँगे। इसके साथ एक तो आपके पास वेबसाइट होगी W3 स्कूल, दूसरी आपके पास वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इस पे भी बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों को मिल जाएँगे, एंड द थर्ड वेबसाइट इज़ गीक फॉर गीक्स। इन तीनों वेबसाइट से जाकर आप लोग डेटा कंज़्यूम कर सकते हो, बट आई विल हाइली रिकमेंड यू टू यूज़ W3 स्कूल, जो कि बिगिनर फ्रेंडली है और आप लोगों को बहुत ईज़िली चीज़ें वहाँ से समझ आ जाएँगी। ठीक है? अब हम आते हैं आईडी की तरफ। ये वो वेबसाइट्स थी जो शायद अगर हमें स्टार्ट में पता होता तो हमारा टाइम ना बहुत वेस्ट होता, जैसे हम लोगों ने रैंडमली चीज़ों को सर्च किया। तो आ जाते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोड ब्लॉक्स में, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ कंसोल एप्लीकेशन, क्लिक ऑन गो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर सी प्लस प्लस को ही सिलेक्ट रहने दें, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड हियर यू हैव टू राइट द प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट नेम व्हाटसोएवर। आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि जो भी आप प्रोजेक्ट का टाइटल दोगे ना, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आप दे सकते, इसमें कोई आप स्पेस नहीं लगा सकते। तो मैं इसको सिंपल देने वाली हूँ प्रोजेक्ट 2, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। डेस्टिनेशन आप लोगों को एक ही बार यहाँ पे जब आप चूज़ कर लोगे, तो बार-बार आप लोगों को चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक? क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी इसमें चूज़ कर रखी है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, एंड देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। तो आप लोगों के पास ये इंटरफ़ेस आएगा। आपने सिंपल यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, मेन डॉट सीपीपी, बेसिकली ये डॉट सीपीपी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ऑलराइट? तो यहाँ पर सी प्लस प्लस फाइल सॉरी, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन इट, ठीक है? तो आपके पास ये एक सी प्लस प्लस का जो बेसिक सा कोड है उसका टेम्पलेट आ जाएगा।
कल मैंने आप लोगों को ये मतलब लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सिंपल वन वर्ड में ही इसको वन लाइन में बल्कि हम एक्सप्लेन करते जाएँगे। सबसे पहली जो लाइन है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, बेसिकली ये एक हेडर फाइल है जो हमारे प्रोग्राम में बेसिकली आई स्टैंड फॉर इनपुट एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स हमारे प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, आमतौर पे ये जो सी प्लस प्लस में ये जो दो लाइनें लिखी गई है ना, इनको कहते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है, इनको स्टेटमेंट्स कहते हैं। और ये जो दूसरी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, कि हम अपने प्रोग्राम में एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। आप लोगों को लास्ट पे एक सेमीकोलन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो कंपाइलर को बताता है कि ये लाइन यहाँ पर एंड हो रही है एंड देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, बेसिकली जब भी आप लोग अपना प्रोग्राम रन करते हो तो कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम में से मेन फंक्शन को ढूँढता है और फिर उस मेन फंक्शन के थ्रू आप लोगों के जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। अभी आप लोगों को नहीं पता कि कंपाइलर क्या होता है, तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था कि कमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर कमेंट्स यूज़ करूँगी कोई भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए। कमेंट्स बेसिकली ऐसी लाइंस होती हैं जो आप अपने सोर्स कोड में एज़ अ नोट्स, एज़ अ रिमाइंडर रखते हो, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होती, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है, ठीक है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो फॉरवर्ड स्लैश है वो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ कि कंपाइलर किसे कहते हैं? बेसिकली कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर आप कह लो कि टूल होता है, जो आपके पूरे के पूरे ये क्या है? सॉफ्टवेयर टूल है। वो क्या करता है कि जो आपका होल प्रोग्राम होता है ना, होल प्रोग्राम लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेज़ होते हैं, जिस तरीके से सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये वो लैंग्वेजेज़ हैं जो हमें तो समझ आते हैं, लेकिन हमारी जो मशीन है, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, हमारा पीसी है, इनको समझ नहीं आती। रीज़न क्या है? क्योंकि जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उनको तो 0 और 1 की ज़बान ही समझ आती है। उनको तो सिर्फ़ बाइनरी समझ आती है, उनको तो सिर्फ़ मशीन कोड ही समझ आता है, जो कि सिंपल 0 और 1 की फ़ॉर्म में होता है। तो कंपाइलर क्या काम करता है, वो सिंपल इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है? एक बार मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, तो रैम उसको लोड करेगी और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और हमारी कंसोल के ऊपर हमें एक आउटपुट नज़र आएगा। तो कुल मिला के जो कंपाइलर होता है, ये पूरे प्रोग्राम को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन कोड। ये कंपाइलर का काम है, ठीक है? एक आप लोग टर्म सुनोगे इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बेसिकली क्या होता है? ये भी एक टूल है। लेकिन इसका काम कंपाइलर से थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये क्या करता है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड कन्वर्ट करता है ना, लेकिन इंटरप्रेटर एक लाइन को उठाता है, उसको करता है कन्वर्ट मशीन कोड में और फिर एग्जीक्यूट करता है। फिर अगली लाइन पे जाता है, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो बस छोटा-सा डिफरेंस है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक-एक लाइन को उठाता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स इट। लाइन बाय लाइन ये आप लोग को पहले ही बताया था स्पेलिंग खराब है, तो इधर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जब भी आप लोगों को पैरेंथेसिस नज़र आएँगी तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये कोई ना कोई फ़ंक्शन है। ये मेन उस फ़ंक्शन का नाम है और इंट उसकी रिटर्न टाइप है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमसे एक क्वेश्चन हुआ था कि रिटर्न 0 ही क्यों हम करते हैं? तो बेसिकली अगर आप लोगों के प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो रिटर्न 0 करेगा। रिटर्न 0 कंपाइलर को बताता है दैट द प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, कोई इश्यू प्रोग्राम में नहीं आया। लेट्स सपोज़ अगर आप कोई अदर वैल्यूज़ लगा देता है लाइक 1, 2, क्योंकि जब यहाँ पर इंट लगा हुआ है ना, तो इंटीजर तो कोई भी हो सकता है। 0, 1, 2 सो ऑन 1000, 1 लाख कुछ भी। तो अगर 0 है तो इट मीन्स योर प्रोग्राम रन एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बट इफ इट इज़ 1, लेट्स सपोज़ इफ इट इज़ 5, इफ इट इज़ 7 और इफ इट इज़ 1 लाख, so it means there is some kind of problem or a error in your program। तो बस इतनी सी बात समझ आ गई, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक।
तो बेसिकली पहली बात ये है कि जब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा तो कंपाइलर मेन फंक्शन को ढूंढेगा, तो मेन फंक्शन ये खड़ा हुआ है। मेन फंक्शन की बॉडी क्या है? मेन फंक्शन की बॉडी ये है, जो ये स्टार्टिंग करली ब्रेस और ये एंडिंग करली ब्रेस, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूशन होएगा वो इन दो करली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम कंसोल के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है? सी आउट, ठीक। या समटाइम आप लोगों ने किसी के मुंह से सुना होगा कि ये कीवर्ड होता है, तो आप लोग इसे कीवर्ड भी कह सकते हो, बट नॉर्मली सीपीपी में इसको एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो हम सी आउट लिखेंगे। सी स्टैंड फॉर कंसोल एंड आउट मीन्स आउटपुट, के कंसोल के ऊपर हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हम इंजर्शन ऑपरेशन लगाएंगे। अब थोड़ा सा इंजर्शन ऑपरेशन के ऊपर इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको एक मजे की चीज नजर आएगी। वेलकम टू वेलकम की सेकेंड शिट, ठीक हूँ। और अभी ये जो इंसर्शन ऑपरेशन है ना, इसका रुख किधर है? सी आउट की तरफ, यानी कंसोल की तरफ। मतलब कि ये जो आपने सारा का सारा लिखा है, ये जंप हो रहा है किधर? कंसोल के ऊपर, राइट। अब जो है किसी भी टाइप का अगर स्ट्रिंग आप लेते हो, स्ट्रिंग का मतलब है कोई टेक्स्ट, ठीक है। जब भी आप कोई टेक्स्ट लेते हो तो आप उसको डबल कोट्स में लिखते हो। ये आपने इसको डबल कोट्स में बस इसीलिए लिखा, और जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट होगी तो आप इधर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दोगे। अब हम क्या करेंगे? इसको बिल्ट एंड रन करेंगे, एंड हेयर यू विल सी द आउटपुट ऑन कंसोल। और यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, हमने यहाँ पर लिखा कंसोल के ऊपर दिखा दो वेलकम टू सेकंड सेशन, और यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन पे नजर आ रहा है वेलकम टू सेकंड सेशन, ठीक हो गया। ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जो आपने पहले भी ऑलरेडी कर रखा होगा। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम देखते हैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें डेटा टाइप कवर करेंगे, फिर यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस के थ्रू अगर आप करेंगे ना, तो आप लोगों के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक। एंड वी विल ट्राई टू मेंटेन द फ्लो ऑल्सो। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स सोना नहीं है बस। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है। आप लोगों ने एक कंसीडर करो ग्लास, ठीक है। ग्लास को एक वेरिएबल कंसीडर कर लो। बेसिकली वेरिएबल कोई ना कोई कंटेनर होता है जिसमें आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, कोई वैल्यू रख सकते हो। अगर आप एक ग्लास कंसीडर करो, वो एक वेरिएबल है, आप उसमें पानी डाल सकते हो, पानी इज अ वैल्यू, ठीक है। अगर एक ग्लास है जो कि एक वेरिएबल है, तो अगर आप उसमें दूध डालते हो तो दूध इज अ वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर जस्ट लाइक द कंटेनर्स दैट कैन होल्ड द वैल्यू, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स होते हैं उनका टाइप होता है डिफरेंट। अब लेट्स सपोज अगर आपने कोई लेट्स सपोज अगर आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपने लिक्विड फिल करा हुआ है, एक बॉक्स है इसमें आपने सैंड फिल करी हुई है, एक बॉक्स है जिसमें आपने गैस फिल करी हुई है। तो कंटेनर आपके पास तीन है, और तीनों कंटेनर में डिफरेंट टाइप का डेटा है। एक में पानी, एक में गैस और एक में सॉलिड, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वेरिएबल के भी डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके के डेटा टाइप्स आप पढ़ोगे। वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर है, ऐसी कंटेनर दैट होल्ड्स द वैल्यू, ठीक है, जो कि कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें पानी आ गया, तो ग्लास एक वेरिएबल था, जो उसमें पानी आया वो उसकी वैल्यू है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लेकिन उससे पहले डेटा टाइप्स करना ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएबल के पीछे हम उसकी लगाते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या हुई? डेटा टाइप बेसिकली हमें बताती है कि हमारा जो कंटेनर है, हमारा जो वेरिएबल है, वो किस टाइप की वैल्यू को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास डेटा टाइप्स, अगर सीपीपी की बात की जाए यानी सी प्लस प्लस की, तो दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? ऐसा डेटा टाइप्स जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड है,
प्री डिफाइंड का क्या मतलब, जैसे ही हमारे पास ये लैंग्वेज आती है तो ये अपने साथ इन डेटा टाइप्स को लेकर आती है, क्योंकि उसमें प्री डिफाइंड है। अब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, ये नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ऑनवर्ड्स अनलिमिटेड वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई इसमें पॉइंट होगा। ठीक, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा फ्लोट। सॉरी फॉर द टाइपोस, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे उसमें उम्मीद है कि कम ही मैंने गलतियाँ की हों। तीसरी आपके पास टाइप आ जाती है फ्लोट। बेसिकली फ्लोट और डेसिमल ये एक ही तरह का डेटा टाइप होता है, लेकिन इनके साइज़ में डिफरेंस होता है। मतलब कि जो फ्लोट है ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, जो लेकिन जो डेसिमल है ना ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इसमें बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है कैर। कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर। लेट्स से अगर मैं एबीसी के लेटर्स को अलग-अलग पढ़ूँ, लाइक ए पढ़ूँ, बी पढ़ूँ, सी पढ़ूँ, तो ये कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं 2-3 कैरेक्टर्स को मिला दूँ, अगर मैंने ओ और एफ को मिला दिया, तो ये तो एक वर्ड बन गया ना, ओफ। लेकिन अगर मैं ओ को सेपरेट करती हूँ, एफ को सेपरेट, तो एक कैरेक्टर है। ठीक हो गया? इसके साथ आपके पास एक डेटा टाइप आ जाता है बूल। बूल को अगर फुल फॉर्म में पढ़ा जाए तो ये बूलियन होता है, और बूलियन की 2 ही वैल्यू हो सकती है, या फिर ट्रू और या फिर फॉल्स। डन हो गया? दूसरे जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? ये ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो डेवलपर डिफाइंस होते हैं। ठीक है? लैंग्वेज इसको कैरी नहीं करके आ रही। लैंग्वेजेस में ये प्री डिफाइंड नहीं है, बल्कि एक डेवलपर डिफाइन है। और डेवलपर डिफाइंड कौन से डेटा टाइप्स हैं आपके पास? सबसे पहले आ जाता है स्ट्रिंग, जो वाइडली हम यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कि 2-3 कैरेक्टर्स को मिला दो तो आपके पास एक टेक्स्ट बन जाता है, और इसी टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। डन हो गया? इसके साथ आप एरेज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो जो एरे होता है बेसिकली ये भी डेवलपर डिफाइन है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। इसके साथ आप क्लासेस के बारे में पढ़ोगे शायद, और आप स्ट्रक्ट के बारे में तो लाज़मी पढ़ोगे फाइनल सेमेस्टर में, तो ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अभी हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि अगर किसी को कोई मसला आ रहा है। अच्छा मुझे बताएँ, एम आई ऑडिबल? माय वॉइस इज़ क्लियर और आप लोगों को समझ आ रही है? समझ आ रही है आप लोगों को? तो हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। क्विकली आंसर मी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। स्पीडली पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हुँ। तकद्दुस आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें और इंशाल्लाह हम ओके। हाउ टू सेव प्रोजेक्ट लाइक यू मेक अ प्रोजेक्ट टू टुडे? ओके, मैं इसका आंसर आपको करूँगी। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पे जैसे मैं प्रोजेक्ट को क्लोज़ करूँगी। सामने सुनूंगी कौन? आई नीचे नीचे सॉरी फॉर द शॉर्ट ब्रेक। हाँ, तो लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हम ये सेव किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स स्विच बैक। अच्छा, तो अभी हमने देख लिया वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। अभी हम वेरिएबल बनाना सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए हम उसका सिंटैक्स क्या होता है, यानी एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर जिसमें आप एक पर्टिकुलर कोड को लिख रहे होते हो, वो सिंटैक्स कहलाता है, ठीक? फॉर्मेट, स्ट्रक्चर या फिर एक पर्टिकुलर ग्रामर। तो सिंटैक्स उसका क्या है? सबसे पहले आप लिखते हो डेटा टाइप। लेट्स सपोज मैं अगर इंट नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहती हूँ, तो मैं पहले उसका डेटा टाइप लिखूँगी इंट, फिर मैं लिखूँगी कोई ना कोई नेम। अब आपने एक बात हमेशा माइंड में रखनी है, जब भी आप एक वेरिएबल का नेम लिखोगे ना, ट्राई टू राइट इन सच अ वे कि उसके नाम से ही पता चल रहा हो उसका पर्पस क्या है। यानी आपने एक डिस्क्रिप्टिव नेम लिखना है किसी भी वेरिएबल का। कभी भी आपने ये नहीं लिखना कि भाई एन कर दो, कभी नहीं कहना टी कर दो। इससे क्या होता है, जो आपका कोड देखेगा उसको नहीं पता कि टी क्या है, उसको नहीं पता एन क्या है। बट इफ यू विल राइट एज, उसको देखते साथ पता चल जाएगा कि ये एक एज
नाम का वेरिएबल है जिसमें किसी पर्सन की इंट टाइप की एज स्टोर हुई होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया डेटा टाइप, जो हमने इंट लिखा, फिर हमने वेरिएबल का नेम लिखा जो कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अब या तो आप यहाँ पर वैल्यू को फ़ौरन असाइन कर दो, इज़ इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है, लेट्स से अगर मैं कहती हूँ 56 मेरी एज है, ठीक है, और लास्ट पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। बेसिकली हुआ क्या कि ये 56 असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एज में आकर स्टोर हो गया, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पर सी आउट करूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ एज, और यहाँ पे मैं एज नाम का वेरिएबल टाइप कर देती हूँ। हैंडल वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग इसको हैबिट बना लो, ठीक। अब होगा क्या, बेसिकली पहले तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा जो कि स्ट्रिंग है। अब ये एक वेरिएबल है दैट इज़ होल्डिंग द वैल्यू 56। सो इफ़ आई विल रन द प्रोग्राम, तो क्या होगा, सबसे पहले एज लिखा हुआ आएगा और फिर यहाँ पर 56 लिखा हुआ आएगा। लेट्स चेक इट आउट। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आ रहा है एज और फिर कॉलन एंड 56, दैट्स इट। तो मतलब अगर आप किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हो, तो फिर आप उसकी वैल्यू को प्रिंट भी ले सकते हो, ठीक है? उसका प्रिंट भी ले सकते हो बहुत ईज़िली। एक आपका हो गया इंटीजर टाइप का बनाया, इस द सेम वे वी आर गोइंग टू मेक अ डबल टाइप। डबल टाइप का एक डेटा टाइप बनाने वाले हैं। लेट्स से अगर मैंने कहा फ़ी, किसी भी स्टूडेंट की फ़ी, ठीक? अब चाह ये जो बेसिकली ये स्टेप है ना जिसमें आप डेटा टाइप लिखते हो, वेरिएबल का नेम लिखते हो, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। और जब हम लेट्स से मैं यहाँ का फ़ी और अब मैं इधर फ़ी स्टोर कर रही हूँ पॉइंट्स में, ठीक है। अब ये तो पहला स्टेप था डिक्लेरेशन का, एंड दिस इज द स्टेप ऑफ असाइनमेंट। यू आर बेसिकली असाइनिंग द वैल्यू 675.786 इनटू फ़ी। अब इस फ़ी का आप प्रिंट ले सकते हो, ठीक। अब होगा क्या, आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा, राइट। एक प्रॉब्लम है कोड ब्लॉक्स की। लाइक आप लोग अगर ना वीओ स्टूडियो कर रहे हो ना यूज़, तो आप लोग लाइव सर्वर पे लाइव प्रीव्यू देखते हो, बट इधर बार-बार आपको रन करके कंसोल पर ये चीज़ दिखानी पड़ती है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर अभी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, फ़ी जो हमने प्रिंट करवा रही है, दैट्स इट। अभी हम देखते हैं, अगर हमें स्ट्रिंग किसी बी पर्सन का नेम लेना है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब मैं थोड़ा-सा स्पीड पकड़ने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी फ़ील हो रहा है कि आप लोगों को इतना पता चल गया कि डेटा टाइप लिखनी है, वेरिएबल लिखना और उस वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू लेनी है। अगर इतना हो गया है, तो अब हम देखते हैं कि यूज़र से इनपुट हम किस तरीके से ले सकते हैं। एक हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें एंड टू एंड सारी चीज़ें कवर होंगी, तो आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँगी। तो इसीलिए ओवरवेल्म आप लोगों ने नहीं होना। अभी के लिए मैं इस प्रोग्राम को बैकस्पेस कर रही हूँ, मतलब डिलीट कर रही हूँ। अभी हम देखते हैं यूज़र से इनपुट लेना। इनपुट किस तरीके से लिया जा सकता है? तो 2 तरीकों से लिया जा सकता है। या तो आप लोग एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो जिसको हम सिन कहते हैं, या फिर आप लोग एक फंक्शन यूज़ करते हो जिसको हम कहते हैं गेटलाइन। अब इनमें फ़र्क क्या है? अभी देखते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप चाहते हो कि कोई यूज़र आया है आपके प्रोग्राम पर, ठीक है? तो आप उसका उसका नेम उससे लेना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो सबसे पहले बल्कि आप उसकी एज लो, ठीक है? जो कि बेसिकली कंपैरेटिवली ईज़ी होने वाली है। सी आउट करोगे। पहले अगर आप यूँ डायरेक्टली कर देते ना कि सीन में एक वेरिएबल आपने ले लिया, तो मसला क्या होगा? भाई यूज़र को आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं शो की कि यूज़र को पता चले कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले आप उसको कोई ना कोई स्टेटमेंट शो करो, लेकिन उससे पहले भी आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? लाइक आप इन टाइप का वेरिएबल बनाओगे जिसमें आपने कहा ऐज, बस ये डिक्लेरेशन हो गई, इतना ही करना है यहाँ पर। यहाँ पर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है यूज़र को शो करने के लिए कंसोल पे, जिसमें आप लिखोगे एंटर योर ऐज। देखा ना स्पेलिंग कितने खराब है मेरे। ठीक हो गया। यहाँ पर इतना करने के बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लोगे। अभी आपको जब लेना है कीबोर्ड से इनपुट,
तो फिर आप ये लोग सी इन यूज़ करते हो और इस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, सी फॉर कंसोल एंड इन फॉर इनपुट, मीन्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल स्क्रीन, और उसके लिए आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन लगाते हो डबल एंगुलर ब्रैकेट ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है। मतलब जिसको आप ग्रेटर साइन कहते कहते हो ना, वो डबल एंगुलर ब्रैकेट्स आप लगाते हो, इसको कुल मिला के हम एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन कहते हैं। अब होगा क्या, इसको थोड़ा सा समझिए। बेसिकली होगा क्या कि सीन से वैल्यू इधर आएगी, जो आप वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। एज में चाहते हैं तो एज लिख देंगे, लेट्स सपोज अगर लिमिट होता तो लिमिट लिख देते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल होगा ना, वो आप लोगों ने इधर लिखना है। और अब होगा क्या कि सी इन पे जो वैल्यू यूजर देगा वो आकर एज में स्टोर हो जाएगी, और इसीलिए तो एरोज का फेस एज की तरफ है, कंसोल से एज की तरफ। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, एज ऑफ यूजर इज, ठीक, यहाँ पर आ जाएगी एज। अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या वाकई हमें जो है ये पूछता है हमसे, ये क्या आ रहा है, एंटर योर एज, एंटर यू एज, वाह 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 सॉरी, मतलब टाइप हो गई मुझसे, एंटर योर एज। अब ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि यूज़र कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे, तो मैं यहाँ पे 56 एंटर करूँगी, हिट द एंटर की। तो हुआ क्या, आपकी जो प्रिंट स्टेटमेंट थी एज ऑफ यूज़र इज़ 56, वो आप लोग के पास प्रिंट होके आ गई। बस इतना सा था, सिंपल सा। तो सी इनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए एज, तो मैं स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगी, बेसिकली वेरिएबल, जिसका नाम मैं रखूंगी नेम, ठीक हो गया। अब इधर आप लोगों ने एक पॉइंट समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों के पास लेट्स से अगर किसी बंदे का नाम सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर कॉन्सिस्ट करता है, लेट्स से अली मैं कहती हूँ, तब तो कोई मसला नहीं आने वाला। एक और भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है, जो शायद आप लोगों को प्रैक्टिस के वक्त आएगी। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी एज ना सॉरी नेम नाम का एक हमने वेरिएबल बना लिया। अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है, इसको भी फिलहाल मैं कर रही हूँ डिलीट। अभी हमने क्या लेना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हमें यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ एंटर करनी है। यूज़र को बताओ एंटर योर नेम। अभी आप सीन लोगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन लगाओगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे नेम। अब होगा क्या, नेम। अभी आप फिर सी आउट दोगे और प्रिंट करवाओगे अगेन द नेम ऑफ यूजर इज, ठीक। क्या नेम ऑफ यूजर है, जो कि नेम में स्टोर है, और यहाँ पर एंटर लगाओ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर ना भी लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके बाद तो हम कुछ प्रिंट ले नहीं रहे। तो हम इसको रन करते हैं पहले। अभी बेसिकली यहाँ पर अगर मैं लिख, अभी चीज़ को समझना है, लेट्स से मैंने लिख दिया है अली अली रज़ा। अब मुझे बताएं, पहले मैं आप लोग से पूछती हूँ क्या प्रिंट होगा, क्या अली रज़ा प्रिंट होगा? ओके, अब आप मुझे बताएं क्या अली रज़ा कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा या नहीं होगा? ओनली अली, गुड। और कोई? अच्छा, ओनली अली क्यों प्रिंट होगा? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी कंसोल स्क्रीन ये, तो बेसिकली अगर मैं एंटर हिट करूँ तो सिर्फ अली ही प्रिंट हुआ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप ये जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो सी इन, ये सिंपल एक वर्ड को अपने अंदर लेता है। जैसे ही ये किसी स्पेस को या वाइट स्पेस को इनकाउंटर करता है, तो ये बाकी की अदर वैल्यूज़ को इग्नोर कर देता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, ताकि यूज़र अपना पूरा नेम एंटर कर सके, हम लोग यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसको कहते हैं गेट लाइन। तो अभी हम वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके लिए सिंपल आप लोगों को ये गेट लाइन का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करना है ना, गेट लाइन। अब होगा क्या, यहाँ पर आप सीन ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लगाओगे, आप लगाओगे कोमा, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिखोगे जिसमें आपने पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करना था। अब अगर हम इसको रन करें, अब मैं नेम लिखती हूँ अली
रज़ा खान, कुछ भी। अब मैं अगर एंटर हिट करूँ तो मेरे पास उसका पूरा नाम आ रहा है अली रज़ा खान। तो गेट लाइन का फ़ायदा क्या होता है? नाउ ट्राई टू नोट द डिफरेंस बिटवीन सीन एंड गेट लाइन। सीन इज़ यूज्ड टू टेक अ सिंगल वर्ड input without white spaces, but the get line is used to take input of a full line including white spaces. ठीक है, पूरी लाइन के इनपुट लेना है जिसमें वाइट स्पेसेस है तो गेट लाइन यूज करेंगे। अदरवाइज अगर एक वर्ड है तो फिर हम सीन यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इतना हो गया क्लियर। अभी आप लोगों को थोड़ी सी यूँ समझ लें, हाँ, ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, लेकिन जब आप अगले सेमेस्टर में जाओगे तो आपको कहा जाएगा, "ये तुसी पीछे करके आए हो।" तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आप लोग समझ लें, ठीक? दैट इज़ अबाउट द साइज़ेज़, ठीक है? साइज़ किस तरीके से, लेट्स सपोज़ अगर आपको कोई डेटा टाइप गिवन है, लेट्स से यहाँ पे मैं कहती हूँ इंट ऐज, ठीक? यहाँ पे मैं कहती हूँ स्ट्रिंग नेम। अभी आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम भी शेयर करनी है जो आप लोग फेस करोगे व्हेनेवर यू विल बी डूइंग योर प्रैक्टिकल। कैरेक्टर है हमारे पास, इधर मैं लिख देती हूँ ग्रेड, ठीक हो गया। लेट्स से अगर मुझे कहा जाए कि इसका क्या साइज़ है, इस वेरिएबल का क्या साइज़ है, नेम का क्या साइज़ है, ग्रेड का क्या साइज़ है। बेसिकली कोई भी एक वेरिएबल है ना, उसका साइज़ डिपेंड करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। आपने पढ़ रखा होगा कि जो इंट होता है उसका क्या साइज़ है, 4 बाइट्स। क्या साइज़ है? 4 बाइट्स, ठीक। आपने इस तरीके से पढ़ा होगा कि जो डबल होता है उसका साइज़ होता है 8 बाइट्स। इस तरीके से आपने ये भी पढ़ा होगा, जो कैरेक्टर होता है, जो बूल होता है, इनका साइज़ क्या होता है? 1 बाइट। इन द सेम वे आपने पढ़ा होगा कि जो स्ट्रिंग का साइज़ होता है ना, वो वैरी करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, बट आप लोगों को बताया गया होगा कि 32 बाइट के अप्रॉक्स इक्वल होता है। लेकिन इसका साइज़ चेंज होता रहता है, हम नहीं बता सकते कि वाक़ई 32 बिट है या नहीं। इसके साथ आपने एक फ्लोट पढ़ा होगा, तो फ्लोट का साइज़ क्या होता है? फ्लोट का साइज़ होता है 4 बाइट्स। अब जो 1 बाइट होती है ना आपके पास, बेसिकली वो 8 बिट्स के इक्वल होती है, ठीक? 8 बिट्स के इक्वल होती है। अब जो आपके पास बिट होती है ना, उसकी 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो होगी 1 या तो वो होगी 0। 1 का मतलब है हाई वोल्टेज, 0 का मतलब है लो वोल्टेज, ठीक है? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो बिट्स के ऊपर रन करता है, ठीक है? आपका जो कंप्यूटर है वो बिट्स की ज़ुबान समझता है, 0 एंड 1s की ज़ुबान समझता है। 0 स्टैंड फॉर लो वोल्टेज, 1 स्टैंड फॉर हाई वोल्टेज, राइट? तो जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स पे होता है कंसिस्टेंट, यानी उसका साइज़ मेमोरी में वो कितना साइज़ लेता है, रैम में वो जाके कितना साइज़ लेता है, 4 बाइट्स, ठीक। जब भी आपको एक वेरिएबल बना रहे हो तो लाइक आपने एज का वेरिएबल बनाया, तो एज ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर, अपनी रैम में जाकर 4 बाइट्स की अपनी मेमोरी बना ली, जिसमें वो अपनी वैल्यू रखेगी, राइट? तो वे आपके पास अब ये जो डबल होता है और ये जो फ्लोट होता है, बेसिकली इनमें सेम डेसिमल में ही नंबर स्टोर हो रहे होते हैं, लेकिन इनका साइज डिफरेंट होता है। फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स का होता है, तो इसमें यानी छोटी वैल्यू आप रख सकते हैं, बट अगर आपको कंपैरेटिवली लार्ज वैल्यू रखनी है डेसिमल की तो आप लोग डबल को यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब जो आपके पास एक बाइट होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, और एक बिट या तो 0 हो सकता है या फिर 1। तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास है 6 बाइट, तो मुझे कौन बताएगा कि 6 बाइट कितने बिट्स के इक्वल होते हैं? कितने बिट्स होंगे इसमें? कैलकुलेट करें ज़रा। If the 1 byte is equal to 8 bits, then 6 bytes are equal to 1 byte is equal to 8 bits। तो फिर 6 जो बाइट्स होते हैं, वो कितने बिट्स के इक्वल होते होंगे? ज़रा इसका मुझे आंसर करें ताकि मुझे पता चले सब लोग जाग रहे हैं। 48, 48 गुड हो गया। एक्सीलेंट।
सुपर्ब! तो ये चीज़ें आप लोग के लिए जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी मेमोरी कितनी कंज़्यूम हो रही है। आप जब भी प्रोग्राम राइट कर रहे होते हो ना, तो आपकी जो रैम होती है वो कंज़्यूम हो रही होती है, ठीक है? तो इसीलिए सम टाइम क्या होता है कि आपने लेट्स सपोज़ कोई ऐसा बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग से मतलब यूँ समझ लें कि प्रोग्रामिंग उसकी सोल बन चुकी है। तो वो इतना कोड लिखना स्टार्ट कर देता है कि उसकी जो रैम होती है वो ज़्यादा कंज़्यूम हो जाती है और फिर उसका लैपटॉप लैग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप अपना जो भी सोर्स कोड है उसको बजाय इसके कि आईडी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के रखो, आप उसका सिंपल सोर्स कोड कॉपी करो और उसको टीएक्सटी फाइल में पेस्ट कर दो। ताकि आप लोगों को बार-बार प्रोजेक्ट्स ना बनाने पड़े, आप लोगों की जो सिस्टम है उसकी रैम ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम ना हो। एक डेटा टाइप वॉइड भी है, उसको थोड़ा एलाबोरेट कर दें। अच्छा हाँ, वो डेटा टाइप आप लोग ये तब पढ़ोगे जब आप लोग फंक्शंस पर आओगे, ठीक है? आप लोग अगर किसी ने सी पढ़ी है आईसीएस में तो उनको पता होगा वॉइड क्या होता है। बेसिकली आप लोग जब भी यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ तो आप लोग को ईज़ी समझ आएगा। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ना इंट इंट क्या कर रहा है आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप की रिटर्न कर रहा है, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पर वॉइड लिख देते हो, वॉइड वॉइड वॉइड, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, ठीक है? अगर अब आप इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे तो एरर थ्रो करेगा। ज़रा देखिए, एरर आ गया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने रिटर्न लगाया हुआ है, तो फिर आप वॉइड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वॉइड खुद कहता है कि तुम कुछ भी फंक्शन के बाद रिटर्न नहीं करोगे। तो लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को ही रिमूव कर दूँ, लेट्स से। अब बेसिकली क्या है यहाँ पे ये जो सारा का सारा है, इधर एरर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंटैक्स है उसे हट करें। तो हम इसको ज़रा अनडू कर देते हैं। तो वॉइड का बस इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, जब हम फंक्शंस पर आएँगे और बहुत एलाबोरेट करके बताऊँगी, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सिंपल इतना माइंड में रखो कि अगर वॉइड होता है तो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, यहाँ पर आप कोई रिटर्न टाइप नहीं देते, इस चीज़ को आप रिमूव कर दोगे, तो फिर आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक, डन हो गया मतलब आप लोगों को अ, डेटा टाइप्स क्या है और 15 मिनट्स आर लेफ्ट। सीन एंड गेटलाइन दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं कर देती हूँ, नो इश्यू। तो अभी मुझे थोड़ा-सा ये बता दें कि आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया है? किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स कितनी हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और उनका साइज़ क्या होता है और मेमोरी में किस तरीके से वो अपनी स्पेस बनाती हैं। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? गुड हो गया? गुड, डन। परफेक्ट। अभी हम एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं सीन और गेट लाइन का, क्योंकि हमने सबको लेकर चलना है, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है काम, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को समझना है क्योंकि आगे आपने ऊप पढ़नी है, डीएसए करना है। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है? तो एक बार वापस आते हैं। अच्छा, तो मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ। बाय द वे आप लोगों को ये नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना यहाँ पे। अच्छा बच्चे, जिसने कहा था ना यहाँ पे मुझे रिटर्न टाइप हिंट करनी है, अभी आप थोड़ा-सा गौर से देखो, ठीक? एक और बात आप लोगों को मैंने बतानी है, आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेस है, लेकिन जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें कोई स्पेस नहीं आती। उसका रीज़न ये है कि जो कंपाइलर है वो इग्नोर करता है जितनी भी व्हाइट स्पेसेस हमारे प्रोग्राम में आ रही होती है, ठीक है? तो इसीलिए वो यहाँ पर जो स्पेसेस है ना वो कंपाइलर इग्नोर करता है तो आउटपुट में हमें नहीं शो होती। यहाँ पर सबसे पहले जिस बच्चे का क्वेश्चन था कि सीन और गेटलाइन करवा दें, अभी वो थोड़ा-सा गौर करें। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आपने मुझे बताना है। सबसे पहले तो आपने एक जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर करने के बाद अब आपने खुद वैल्यू को हार्ड कोड नहीं करना है। लेट्स सपोज़ अगर आप ऐज में लिख देते हो 98 लेट्स सपोज़, तो क्या इसको कहते हैं हार्ड कोड करना, मतलब एक वैल्यू को फिक्स कर देना, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये मैं वैल्यू खुद ना लिखूँ बल्कि मैं यूज़र से लूँ, जो कि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, यू ऑलवेज़ हैव टू फॉलो द फ्लेक्सिबल अप्रोच। कोई ऐसा काम करना जिससे यूज़र को फ़ायदा हो।
ठीक है? जिससे यूज़र से आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकें, ठीक? खुद कम अंदर वैल्यूज़ को हार्ड कोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र से ले वैल्यूज़, ठीक? तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने वेरिएबल बना लिया इंट ऐज का, अब हमें उससे वैल्यू लेनी है। तो पहले आप लगाएँगे सीन, सीन का मतलब है कंसोल से वैल्यू आ रही है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम कंसोल और उसको एक वेरिएबल ऐज में आके स्टोर कर देगा। यहाँ पर आप लगाओगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सी इन से वैल्यू अब एज में आ रही है, एरोज़ का रुख देखो आप, सी इन से किधर जा रही है? एज में आ रही है। एरोज़ का रुख जिधर होगा ना वैल्यू उधर जाएगी। अभी एज में आ रही है तो एज में स्टोर हो गई है तो मैं अब सी आउट करूँगी ना और मैं एज सिंपल लिख देती हूँ। आप इसके साथ कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख दें लाइक एज ऑफ यूज़र और फिर बल्कि मैं लिख देती हूँ एज ऑफ यूज़र इज़ ठीक। अभी होगा क्या? अभी हमें प्रोग्राम अलाउ करेगा कि हम यूज़र से वैल्यू लें। अभी यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही तो यूज़र को नहीं पता चलेगा कि उसने क्या करना है तो हम एक पहले स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि यहाँ पे हम स्टेटमेंट सी इन से पहले आपने स्टेटमेंट देनी होती है एंटर द एज। तो यहाँ पे हम अंडर नहीं लगाएंगे। अब हम इसको रन करते हैं। अभी आ रहा है एक स्टेटमेंट एंटर द एज तो मैंने 65 एंटर कर दी, इतना एंटर की। अभी आपके पास ये स्टेटमेंट आ रही है एज ऑफ यूज़र इज़ 65। तो सीन आप तब यूज़ करते हो बेटे सॉरी तब यूज़ करते हो आप लोग सेम यूज़ जब आप लोगों को सिंपल या तो एक वर्ड लेना हो, ठीक? या आपको एक नंबर लेना हो। लेकिन अगर आपको 2-3 वर्ड्स इकट्ठे लेने पड़ जाएँ जिसमें स्पेस हो तब आप सीन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सीन क्या करेगा पहले वर्ड को तो प्रिंट करेगा लेकिन स्पेस पहली स्पेस के बाद के जितने वर्ड्स होंगे उन सबको इग्नोर कर देगा। लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ लेट्स से मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं कर देती हूँ नेम। अब टाइम हमारे पास थोड़ा है तो मैं ना अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने क्या किया है सिंपल मैंने वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज किया है, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ये कंसोल से इधर नेम आएगा और यहाँ पर नेम ही प्रिंट होगा। अब देखिएगा ज़रा, अगर लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे अली रज़ा लिखा है, तो हुआ क्या सिंपल मेरे पास अली प्रिंट होके आया, रज़ा तो नहीं आया। रज़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि अली के बाद एक व्हाइट स्पेस थी तो कंपाइलर ने क्या किया, सी इन अलाउ ही नहीं करता कि वो व्हाइट स्पेसेस को इनटेक करे, सी इन अलाउ नहीं करता। लेकिन हमारे पास सीपीपी में एक बहुत ही प्यारा फंक्शन है जिसको कहते हैं गेट लाइन और वो हमें अलाउ करता है कि हम व्हाइट स्पेसेस भी ले लें यानी पूरी की पूरी एक लंबी चौड़ी लाइन भी लिखी है तो गेट लाइन के थ्रू हम वो ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिंटैक्स ये फॉलो करना पड़ेगा, गेट लाइन आप करोगे, ठीक है? गेट लाइन यहाँ पर आप लिखोगे, गेट लाइन बेसिकली एक फंक्शन है तो इसलिए हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। अब इन पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर्स पास करेंगे। एक पैरामीटर तो आपके पास एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सीइन है, फिर आप कोमा लगाओगे और किस में आप कंसोल से इनपुट ले रहे हो वो वेरिएबल लिखोगे आप, ठीक है? और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब आप इसको एंटर करें, अब आप इसका मैजिक देखिए होगा क्या? लेट्स से मैं यहाँ करती हूँ अली, अली रज़ा इज़ गुड बॉय। अब मैंने कितने वर्ड्स एंटर किए और उसमें कितनी स्पेसेस हैं। इफ़ आई विल हिट द एंटर की तो हुआ क्या, अब देखिए द नेम ऑफ यूज़र इज़ अली रज़ा इज़ अ गुड बॉय। मतलब आप जितनी भी लंबी सेंटेंस लिखोगे ना, जितना भी लंबा सेंटेंस तो गेट लाइन आपको अलाउ करता है कि आप व्हाइट स्पेसेस के साथ बहुत सारे वर्ड्स भी यूज़र से ले भी सकते हो और कंसोल पे प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है? अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बेसिकली हमारा टाइम ओवर होने वाला है बिल्कुल समझे कि 3 से 4 मिनट रहते हैं क्योंकि फिर जो ये ऐप है ये खुद ही मीटिंग को एंड कर देती है। अभी आप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो कि नेम किस तरीके से हम वेरिएबल को दे सकते हैं। ठीक, तो मैं अभी फ़िलहाल नोट्स के ऊपर आती हूँ। हाँ, गॉट इट ओके फाइन। अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल को किस तरीके से नाम दे सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन को एंड करते हैं। काश ये ज़ूम हमें सॉरी गूगल मीट अलाउ करता कि 2-3 घंटे की क्लास आप रख लो, यहाँ पर आ जाएँ।
अभी नोट्स मैंने आपको कहा है ना कि आपने एज ब्राउज़र में नोट्स को ओपन करना है। रीज़न ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पे प्री बिल्ट जो है ना, बल्कि हैंड रिटन नोट्स हैं तो फिर तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इफ़ यू आर ब्राउज़िंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट तो फिर ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी। लेकिन इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को किसी और लेक्चर में दूँगी, ठीक है? यहाँ पर आ जाते हैं किस तरीके से आप नेम दे सकते हो, ये बेसिकली है आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट। अभी समझो कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, तो इन द सेम वे आप नॉर्मल वर्ड्स में समझो कि जो भी नेम होगा ना वो आइडेंटिफायर है। अब वो नेम किसका हो सकता है? 2 चीज़ों का हो सकता है, या तो वो वेरिएबल का होगा नेम, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कोई हाइलाइटर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो ये है नहीं, जस्ट अ मिनट, इफ इट अलाउज़ चलें कर लेते हैं। अभी आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आइडेंटिफायर बेसिकली नेम होता है, या तो वो एक वेरिएबल का नेम हो सकता है या फिर वो एक फंक्शन का नेम हो सकता है। अगर आपने वेरिएबल का नेम लिखना है या फंक्शन का नेम लिखना है तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? सेट ऑफ रूल्स क्या है कि हमेशा ये किसी न किसी लेटर से स्टार्ट होगा, किसी नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स से आप यूँ नहीं कर सकते कि अगर मुझे किसी नेम का बनाना है तो मैं कहूँगी फॉर नेम, तो अलाउ नहीं करता आपको सी प्लस प्लस अलाउ नहीं करती कि आप किसी वेरिएबल या फंक्शन का नेम किसी नंबर से स्टार्ट करो, ठीक है? क्या आप इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, ठीक है? क्या आप इसमें व्हाइट स्पेसेस दे सकते हो? नहीं, नहीं दे सकते। लाइक मैं कहती हूँ नेम ऑफ बॉय, तो क्या होगा? आपको कंपाइलर एरर थ्रो करेगा, ठीक है? आपके पास कंपाइलेशन एरर आएगा। तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगी, मैं अंडरस्कोर लगा सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी मैं अंडरस्कोर लगा सकती हूँ क्योंकि अंडरस्कोर हमें अलाउ होता है। यहाँ पर आ जाए तो बेसिकली यानी कोई भी किसी नंबर से आप किसी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप अंडरस्कोर से इसको स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट के ऊपर नंबर 1 2 3 नहीं लगा सकते, लेकिन आप किसी भी जो नेम है किसी वेरिएबल का, उसके दरमियान में पहले पोज़ीशन को छोड़कर दूसरी, तीसरी, चौथी किसी भी जगह पर आप नंबर यूज़ कर सकते हो। आप व्हाइट स्पेसेस नहीं यूज़ कर सकते, मतलब स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि मैंने कहा कि ऐज ऑफ अ बॉय। तो उनमें जो स्पेसेस है वो अलाउ नहीं होती। कोई स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं यूज़ कर सकते, जिस तरीके से हैशटैग हो गया, एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट हो गया, ये भी अलाउ नहीं है। केस सेंसिटिव होते हैं ये नाम। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? लेट्स स्विच टू आईडी, कि लेट मी डू दिस, अगर ये अलाउ मुझे करता है तो। हुँ, यहाँ पर अब आपको थोड़ा बहुत साइड बाय साइड, अभी बस 2 मिनट रह गए हैं और इसने खुद ही ड्रॉप हो जाना मीटिंग में। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर कहती हूँ, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर मैंने ये लिखा है ना कैपिटल कार, और दूसरे नंबर पे मैंने स्मॉल कार लिखा है, तो ये जो कैपिटल सी और स्मॉल सी इनमें डिफरेंट है। कंपाइलर कहेगा कि ये वाली कार और है और ये वाली कार और वेरिएबल है, ठीक है? तो मतलब ये केस सेंसिटिव होते हैं। इसके साथ आप लोग यहाँ पर देख लो के कीवर्ड्स बहुत सारे, जिस तरीके से अभी आपको यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम देखो तो ये आपको स्ट्रिंग ग्रीन में नज़र आ रहा है, इंट ब्लू में नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली रिजर्व्ड कीवर्ड्स है जो आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। अब जो आपके पास आइडेंटिफायर्स होते हैं ना, उनको लिखने के 3 स्टाइल होते हैं। एक तो कैमल केसिंग होती है। कैमल केसिंग में क्या होती है कि अगर आपके पास 2 वर्ड्स हैं एक आइडेंटिफायर के, तो उसका पहला लेटर स्मॉल होगा और अगले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ये होगी कैमल केसिंग। दूसरी होती है पास्कल केसिंग, मतलब अगर आपके पास एक वेरिएबल के 2 वर्ड्स हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक? और स्नेक केसिंग में क्या होता है? स्नेक केसिंग में ये होता है कि आपके पास जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सब के लेटर्स स्मॉल होंगे, बस उन वर्ड्स के दरमियान आप अंडरस्कोर लगा दोगे, ठीक? इतना क्लियर हो गया? वापस आते हैं। अभी बस 1 मिनट रहता है और आप लोग का सेशन खुद ब खुद एंड हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने ट्राई किया है कि मैं बिना साँस लिए मैक्सिमम कंटेंट को कवर कर पाऊँ, लेकिन फिर भी डेफ़िनेटली हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो मैं चाहती थी कि हमारे कवर हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अरेंज अ नेक्स्ट सेशन।
ताकि आप लोग के साथ-साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हो जाएँ। रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को कल 3 बजे इंशाल्लाह मिल जाएगा और नोट्स भी रिकॉर्डेड सेशन के साथ मिल जाएँगे। एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्योंकि द मीटिंग इज़ जस्ट गोइंग टू ड्रॉप विदिन अ मिनट। ओके, हाउ वाज़ द सेशन? डन, भेज दूँगी नोट्स, नो इश्यू। तो क्या हम सेशन को एंड करें? और थैंक यू सो मच। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों को कामयाब करें। गुड हो गया, गुड। अल्लाहुम्मा आमीन। फाइन, फाइन, फाइन। ओके, फाइन, गुड हो गया। अब जो बाकी आपका सेशन है, आई विल ट्राई माय बेस्ट इफ आई विल हैव पोटेंशियल आई विल ट्राई टू अरेंज टुमारो, ठीक है? और बाकी मैं अभी फ़िलहाल मैंने असाइनमेंट लिखनी है अपनी, तो वो करने के बाद मैं इंशाल्लाह बाकी जो डेटा है वो चैनल में शेयर कर दूँगी। ठीक हो गया? अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। जो कंटेंट मैंने आप लोगों को करवाया है इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक? जितना भी कंटेंट कंज़्यूम कर लो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोगों को मतलब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट सेशन में। टिल द नेक्स्ट सेशन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।